एवरीवन, वेलकम टू माइंड मास्टर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है। वो कोई भी प्रोसेस जो हम अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए करते हैं, उस प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो हम अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं, अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए करते हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेस टर्म करते हैं। अब किस किस तरीके के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपने बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए करते हैं। सबसे पहले हमारे जो चीज़ आती है वो तो होती है न्यूट्रिशन। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। उस फूड को हम खाते हैं, उसके बाद उस फूड से जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो हम अपनी बॉडी से एब्जॉर्व करते हैं एंड उसको एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस जो होता है वो तो न्यूट्रिशन एक है ही। इसके बाद नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस हमारा होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ब्लड में सप्लाई करने के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए हम उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। ब्रीदिंग वो सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, सो जब उस ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी की नीड्स के लिए या फिर अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, देन उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट हमारा लाइफ प्रोसेस आता है, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? अब हम अपनी बॉडी में खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन हमने एब्जॉर्व करा, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करने के बाद अब ऑब्वियसली खाने में 100% न्यूट्रिशन तो होगा नहीं। सो एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी विल बी टर्म्ड एज एक्सक्रीशन। सो हमने 3 लाइफ प्रोसेसेस देख लिए हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिशन, फिर है रेस्पिरेशन एंड देन है एक्सक्रीशन। अब सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अब न्यूट्रिशन के 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के फर्दर सब डिवीजन भी हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने 2 डिवीजन पढ़ने हैं। सबसे पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक से हमें क्या समझ में आ रहा है? ऑटो यानी कि ये न्यूट्रिशन अपने आप किया जा रहा है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें हम फूड को सिंथेसाइज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल CO2 या ऑक्सीजन, इन चीज़ों को यूज़ करके, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करके अगर हम फूड को ऑब्टेन करते हैं तो उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमें ग्रीन पिगमेंट की ज़रूरत होती है। अब हमें ये तो पता ही है कि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए ग्रीन पिगमेंट की ज़रूरत होती है, जिस ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमें ग्रीन पिगमेंट का होना ज़रूरी होता है। सारे ग्रीन प्लांट्स जो होंगे वो तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते ही हैं, साथ में हमारे कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये डिपेंडेंट होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट होता है। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले जो प्लांट्स होंगे, जिन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स जो होंगे वो उन पे डिपेंडेंट होंगे। सो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली ये फूड जो होगा ये ऑटोट्रॉप्स से ऑब्टेन करेंगे। सिंस इन्हें खाना खुद से नहीं बनाना होता है, सो इसमें कोई ग्रीन पिगमेंट की ज़रूरत तो होती नहीं है। ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हैं? सबसे पहले हमारे सारे एनिमल्स फॉलो करते हैं, फंगाई फॉलो करते हैं इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली वो न्यूट्रिशन जिसमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम ऑटोट्रॉफ से फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। हमने फूड को ऑब्टेन करने की बात करी है। सो जो प्लांट्स होते हैं वो फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं? हमने एक प्रोसेस पढ़ा था जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो हैं वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा है कि सारे ग्रीन प्लांट्स जो प्रोसेस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू ऑब्टेन देयर फूड, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन भी यही होती है। अब ये फोटोसिंथेसिस जो होता है ये ग्रीन प्लांट्स में ही होता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस को होने के लिए एक ग्रीन पिगमेंट की जरूरत होती है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो हमने ये जान लिया कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ होती है, लाइक आखिरकार फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रहा है। प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं, रूट्स होती हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा होता है? सो फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में हो रहा होता है। अब किसी भी प्लांट का ग्रीन प्लांट क्या होता है? उसकी लीव्स होती हैं। सो फोटोसिंथेसिस की साइट बेसिकली होती है लीव्स। एंड लीव्स के अगर भी हम अंदर जाकर के देखेंगे तो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसमें हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब हमने ये देख लिया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है। अब एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, लास्ट में प्लांट्स जो है वो अपना फूड ऑब्टेन कैसे करते हैं। फोटोसिंथेसिस को हमने 3 स्टेप्स में पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो होंगे वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। सबसे पहला स्टेप हो जाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन। फिर सेकेंड स्टेप आता है कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन? हमने जो लाइट एनर्जी ऑब्टेन करी है, अब उस लाइट एनर्जी को हमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट
कन्वर्ट करना है। सो सेकंड स्टेप होता है हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप में हमने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करा है, सेकंड स्टेप में उसी लाइट एनर्जी को अब हमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। साथ ही इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल्स का भी ब्रेक डाउन करते हैं। सेकंड स्टेप एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप जो आता है, थर्ड स्टेप जो है, ये स्टेप होता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन कर देना होता है। अब फोटोसिंथेसिस के ये 3 स्टेप हमने पढ़ ली। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, हमने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करा सनलाइट से। उसके बाद सेकंड स्टेप आ गया हमारा कन्वर्जन, हमने जो लाइट एनर्जी ऑब्टेन करी है उसे हमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसे फूड के सिंथेसिस में यूज़ कर सकें। इसके बाद हमारा थर्ड और लास्ट स्टेप जो होता है वो आता है कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देना है। अब हमारे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है, हमारे फोटोसिंथेसिस की बेसिकली इक्वेशन क्या होती है, 6CO2 + 12H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने सनलाइट करा है, इसको हमने ब्रेक डाउन किया तो क्या बनेगा, C6H12O6 6H2O और प्लस हमारा 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। ये C6H12O6 एक्चुअली में क्या होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। सो हमने कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कर दिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो था इसका ब्रेक डाउन किया एंड इससे हमने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया। फोटोसिंथेसिस की यही हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन हमारा याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती है। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सनलाइट से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या आता है, हमारा कन्वर्जन होता है। हमने सेकंड स्टेप में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया एंड जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनका भी ब्रेक डाउन कर दिया। इसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है, कन्वर्जन आता है। किसका कन्वर्जन, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को जो ऑब्टेन किया था अब हमें उसका ब्रेक डाउन करना है और उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देना है। इसकी हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये हमने देख ली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं ये एकदम से होने लगते हैं कि जैसे फर्स्ट स्टेप हुआ, फिर सेकंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, इसके बीच में कोई ब्रेक्स नहीं होते हैं क्या। तो एक्चुअली ये जो स्टेप्स हो रहे होते हैं ये एकदम एक के बाद एक नहीं होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप हुआ फिर तुरंत सेकंड हो जाएगा फिर तुरंत से थर्ड हो जाएगा। इन स्टेप्स के बीच में एक्चुअली में ब्रेक होता है। ये समझाने के लिए एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है डेजर्ट प्लांट्स के बारे में। डेजर्ट प्लांट के बारे में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन कर लेते हैं एंड इसके बाद ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं जिसे हम मैलिक एसिड कहते हैं। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड के बाद ये लोग जो अब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल का ये दिन के टाइम में ही कर लेते हैं, लेकिन अपने फूड का जो सिंथेसिस है वो रात के टाइम कर रहे होते हैं। सो इससे हमें ये प्रूफ होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस में एक के बाद एक स्टेप्स होते रहे। फोटोसिंथेसिस में स्टेप्स के बीच में एक्चुअली में ब्रेक भी हो सकता है। इसी फोटोसिंथेसिस को समझाने के लिए एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दे रखा है। इसमें क्या है, लीफ का ही हमने क्रॉस सेक्शन कर दिया है एंड इस क्रॉस सेक्शन में हमें फ्लोएम और जाइलम दोनों दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा, गार्ड सेल दिखाई देंगे, इसके बीच में जो एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं वो दिखाई देंगे, लोअर एपिडर्मिस दिखाई जाएगी। बेसिकली ये हमारे लीफ का क्रॉस सेक्शन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस हमारे ग्रीन पार्ट में हो रही होगी, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से ऑब्टेन कर रहे होते हैं। सो एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करने के लिए लीव्स पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जो सारे लीव्स पे जो है ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्टोमेटा होते हैं एंड ये प्रेजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक हो रहा होता है। अब स्टोमेटा क्या होता है, बेसिकली ये सिर्फ टाइनी पोर्स होते हैं जो कि बेसिकली प्लांट के सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में ही प्रेजेंट होंगे। अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा के आसपास ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन गार्ड सेल से ही हमारा एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। कैसे, बेसिकली अभी ये गार्ड सेल जो है अपने नॉर्मल पोजीशन में है, इसके बाद ये श्रिंक हो जाएगा, ये स्वेल अप हो जाएगा। इसी की वजह से हमारा CO2 का एक्सचेंज जो होता है वो हो पाता है। बीच में ये हमारा स्टोमेटल पोर प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो गार्ड सेल पे हमें ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बेसिकली हमें स्टोमेटा के 2 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो है इसमें स्टोमेटा ओपन हो रखा है एंड दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसमें ये क्लोज हो रखा है। जैसे ही हमारा स्टोमेटा ओपन होगा इसमें CO2 अंदर आ जाएगी एंड जैसे ही ये नॉर्मल होगा वैसे ही CO2 के आने का स्पेस बंद हो जाएगा। सो बेसिकली ये है हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होता है। जब हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था तब 3 उसके और सब डिविजन आते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के सब डिविजन क्या होंगे, सबसे पहला होता है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, उसके बाद होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड इसके बाद थर्ड होता है हमारा होलोजोइक। तो बेसिकली ये जो 3 टाइप हैं ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ही सब डिवीजन हो जाएंगे। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक क्या होता है, ये डेड और डीकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। जैसे कि हमारा फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये क्या होते हैं, ये डेड एंड डीकेइंग मैटर से ही अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। सो इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके बाद सेकंड न्यूट्रिशन आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, जो भी सारे पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कसकटा हो गया, टेप वर्म हो गया, ये सारे हमारे पैरासाइट्स होते हैं।
एंड ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है, सैप्रोफाइटिक जो होता है उसको डेड एंड डीकिंग मैटर से ही ऑब्टेन करना होता है फूड, लेकिन वही अगर हम पैरासाइट्स की बात करते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही फूड ऑब्टेन करते हैं एंड उसी से अपना सर्वाइवल करते हैं। इसके बाद लास्ट जो आता है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन होते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल में ह्यूमंस एंड एनिमल्स आ जाएंगे, ये सब होलोजोइक न्यूट्रिशन के ही पार्ट होते हैं। इनफैक्ट अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही शो करता है, हम आगे जाकर के अमीबा के बारे में भी पढ़ेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हो गया? बेसिकली द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड इनऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स हो गए, हम लोग होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हमने देखा कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अमीबा भी शो करता है। अब एक्चुअली में अमीबा फूड ऑब्टेन कैसे करता है, अमीबा के फूड ऑब्टेन करने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अमीबा एक्चुअली में होता क्या है। अमीबा एक्चुअली में क्या है? वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके पास कोई सेल स्ट्रक्चर बहुत सारे प्रेजेंट नहीं है, ये एक सिंगल सेल्ड हमारा स्ट्रक्चर है। सो ये उसी से अपना फूड ऑब्टेन करेगा, वहीं फूड को डाइजेस्ट करेगा, वहीं एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस भी करेगा। ये एक डायग्राम दे रखा है उसको समझने के लिए। अमीबा में भी एक्चुअली में डाइजेशन के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं कि अमीबा जो होता है वो फूड को ऑब्टेन कैसे करता है। अमीबा में एक्चुअली में क्या होता है, उसमें फिंगर लाइक एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं। इन फिंगर लाइक एक्सटेंशंस के थ्रू ही ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे इसे एनगल्फ करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई फूड पार्टिकल है, ये फॉरेन पार्टिकल है। अभी अमीबा जो है सबसे पहले ऐसा देखेगा, इसे आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद ये इसे एनगल्फ करने लगेगा। सेकंड स्टेप क्या हो गया कि ये इस फूड पार्टिकल को अब एनगल्फ करने लगेगा। अभी एनगल्फ कैसे करता है, इसके लिए भी एक टर्म दे रखा है सूडोपोडिया। इसके बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सूडोपोडिया को क्या कहते हैं? फॉल्स फीट कहते हैं। सूडोपोडिया क्या होता है? बेसिकली ये वो स्ट्रक्चर है जो अमीबा ऑब्टेन कर लेता है ताकि वो फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर पाए। सो ये जो हैंड्स एक तरीके से अमीबा से बाहर निकले हैं, इसी को हम सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। इसके बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। अब क्या होता है, अब जैसे ही इसने इस फूड को देखा, इस फूड को एनगल्फ करने के लिए आगे बढ़ा। इस फूड को एनगल्फ करने के लिए ये इसके आसपास पूरी तरीके से इसे घेर लेता है। घेरने के बाद ये इस फूड पार्टिकल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर लेगा एंड एनगल्फ करने के बाद ये इससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करेगा एंड देन जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बचा होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, उसे ये एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाल देगा। अब यही चीज़ थ्योरी के फॉर्म में लिख रखी है। क्या लिखा है कि सबसे पहले ये फिंगर लाइक एक्सटेंशंस यूज़ करता है एंड फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ये सिंपल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे ही इसने एनगल्फ करा वैसे ही ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। सो जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड ये आगे जा करके हमारे साइटोप्लाज्म में ही डिफ्यूज़ हो जाता है। हमने न्यूट्रिशन एब्जॉर्व कर लिया फूड पार्टिकल से, इसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसे हमने एक्सक्रीशन के थ्रू आउट कर दिया। इसी पूरे प्रोसेस से अमीबा जो है वो अपना फूड ऑब्टेन करता है। इसके बाद एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दे रखा है जो कि है पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है कि ये सबसे पहले तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड पैरामीशियम में क्या होता है कि इसके सेल का जो है एक डेफिनेट शेप होता है एंड फूड भी जो होगा ये सिर्फ एक स्पेसिफिक स्पॉट से ही लिया जाएगा एंड एक स्पेसिफिक स्पॉट से ही इसे एक्सक्रीशन के थ्रू आउट किया जाएगा। अब अमीबा में क्या होता है, अमीबा में कोई स्पेशल जगह नहीं होती है कि अमीबा में जो है फूड वो हम सिर्फ इसी पार्ट से अंदर ले सकते हैं, दूसरे पार्ट से नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अमीबा में हम किसी भी तरफ से फूड को एनगल्फ कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो उसमें फूड को एनगल्फ करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है। तो अब हमने देख लिया कि अमीबा जो है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कैसे करता है। अब इस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करने के लिए अलग अलग हमने स्टेप्स देख लिए। सबसे पहले इसने आइडेंटिफाई करा, इसके बाद सूडोपोडिया के थ्रू इसे एनगल्फ करना स्टार्ट कर दिया। एनगल्फ करने के बाद इसे पूरी तरीके से अंदर ले लिया, इसके बाद इसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करा एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसे बाहर एक्सक्रीट कर दिया। इन्हीं स्टेप्स को अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्टेप हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले इंजेशन होता है। इंजेशन का मतलब क्या होता है, हमने फूड देखा, उसे हमने आइडेंटिफाई करा, इसके बाद उस फूड को हमने अंदर ले लिया। सो इसी को हम इंजेशन कहते हैं। इनका मतलब क्या हो गया? अंदर। सो इंजेशन का मतलब कि हम सबसे पहले तो फूड को अंदर ऑब्टेन कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, अब हमने देखा कि इसने फूड को अंदर कर लिया, इसके बाद वो क्या करता है, वो फूड का डाइजेशन स्टार्ट करता है। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद ये क्या कर रहा होता है, हमने देखा कि इसने फूड को सबसे पहले आइडेंटिफाई करा, उसके बाद एनगल्फ किया, उसके बाद डाइजेशन किया। इसके बाद क्या होता है कि जो उसने फूड को एनगल्फ किया था उससे वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर रहा होता है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन के बाद क्या करेगा, हमने फूड देखा, उसे एनगल्फ किया, फूड से हमने डाइजेशन का प्रोसेस किया, उससे हमने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करा वाला स्टेप तो हमने लिखा ही नहीं है, हमने सिर्फ डाइजेशन लिखा है। डाइजेशन में हम एक्चुअली में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व नहीं करते हैं। सो एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का क्या मतलब है? एसिमिलेशन का मतलब है कि हमने एनर्जी को ऑब्टेन करा। सबसे पहले हमने एब्जॉर्प्शन किया,
उस फूड को हमने लिया, डाइजेस्ट किया, उससे एब्जॉर्प्शन किया, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, यानी कि जो फूड हमने एब्जॉर्व करा है अब हमें उसे एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करना है। इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन भी हो गया है, अब हमने एनर्जी भी ऑब्टेन कर लिया, सो अब क्या होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा है उसका एक्सक्रीशन होगा। सो हमारा लास्ट स्टेप आ जाएगा एक्चुअली में अगर हम अमीबा के टर्म्स में बात करते हैं तो उसे इजेशन कहते हैं। तो हमारा लास्ट स्टेप इजेशन हो जाएगा। अगर हमें ये सारे स्टेप्स एज अ फॉर्म ऑफ स्टोरी समझ में आ जाए तो इन टर्म्स को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सबसे पहले क्या होता है, अमीबा ने फूड को आइडेंटिफाई करा, फिर फूड को इनगल्फ करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है, उसने फूड का इंजेशन किया, यानी कि फूड को अंदर लिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इसके बाद हमने फूड को देख लिया है, उसे हमने एब्जॉर्व कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो सेकेंड स्टेप हमारा डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन के बाद अब हमें ये देखना है कि हमें उसे बाहर निकालने से पहले उसके जो भी मैटर्स प्रेजेंट होंगे उसका एब्जॉर्प्शन करना है। हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या करेंगे हम, और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद हमें क्या करना है, एसिमिलेशन करना है। हमने फूड को इनगल्फ कर लिया, हमने फूड का डाइजेशन कर दिया, उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया। अब हमने जो चीज़ें एब्जॉर्व करी हैं उसे हमें एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करना है। इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। एंड देन लास्ट स्टेप हमारा वो आ जाएगा कि हमने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बचे हैं उसे इजेशन के थ्रू अपने बॉडी से आउट कर देना है। ई से एग्जिट समझ लो। सो हमारा इजेशन में एग्जिट हो जाएगा सारे वेस्ट प्रोडक्ट का। हमने प्लांट्स का न्यूट्रिशन तो देख लिया है कि प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से करते हैं। इसके बाद हमने एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ लिया कि अमीबा कैसे ऑब्टेन करता है। इसके बाद हमने एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा जो कि पैरामीशियम है, जिसमें एक्चुअली में अमीबा से थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन कर रहा था, ह्यूमंस कर रहे थे। सो अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि ह्यूमंस कैसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करते हैं, ह्यूमंस में क्या क्या प्रोसेस फॉलो, ह्यूमंस न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्व करते हैं ये समझने के लिए हमें सिर्फ एक डायग्राम को ही समझना है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम से हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन, कहाँ ख़त्म होता है, कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो सबसे पहले सवाल तो यही आता है कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। चलो डाइजेशन हमें करना है, सबसे पहले हमें फूड का इंटेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने फूड अंदर लिया, इसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। एक्चुअली में काफ़ी लोगों को लगता है कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टमक से स्टार्ट होता है, बट ऐसा नहीं होता है। डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ से क्यों स्टार्ट होता है, माउथ में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। एंड ये जो कैविटी होती है ये एक्चुअली में सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं। इसमें सैलिवरी अमाइलेज जो होता है वो फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है, वह माउथ से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो अब सवाल आता है कि माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है तो माउथ में एक्चुअली में डाइजेस्ट क्या हो रहा होता है। माउथ में एक्चुअली स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। सो माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स जो होते हैं वो स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देते हैं माल्टोज में। सो अगर सवाल कहीं आएगा एमसीक्यू के फॉर्म में ये आ सकता है कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। सो डाइजेशन का प्रोसेस हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। चलो ठीक है, हमने फूड का इंटेक किया, उसके बाद हमारे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो गया। माउथ के बाद हमारा फूड कहाँ जा रहा होता है, माउथ के बाद फूड जा रहा होता है ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में तो कुछ हो नहीं रहा होगा। ईसोफेगस बेसिकली क्या होता है, सिर्फ एक लॉन्ग नैरो पाइप होती है एंड इस पाइप के थ्रू हमारा फूड जो है वो माउथ से स्टमक तक जाता है। सो ईसोफेगस कुछ भी नहीं है, बेसिकली एक पाइप है जिसके थ्रू फूड जो होगा वो हमारे स्टमक तक जाएगा। अब स्टमक में आने के बाद जो है एक्चुअली में फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, डाइजेशन होता है एंड इनफैक्ट स्टमक में ही पार्शियल डाइजेशन हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारा डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअली में एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, वो स्टार्ट होती है हमारे माउथ से एंड एंड होती है हमारे एनस पे। सो इस पूरी कैनाल को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एंड अगेन डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से ही स्टार्ट होता है। माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं। उसमें किस चीज़ का ब्रेक डाउन होता है, स्टार्च से माल्टोज बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है, माउथ में बेसिकली क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। माउथ में बेसिकली फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है एंड इसके बाद हमारा फूड जो होगा वो एक्चुअली में सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा के साथ मिक्स होने का क्या रीज़न है, बिकॉज बेसिकली क्या है, बहुत नैरो पाइप है। सो उस पाइप से एक्चुअली में अगर फूड जो होगा वो ड्राई होगा तो जाने में बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है ताकि उस फूड को वो थोड़ा वेट कर दे एंड वो ईसोफेगस से जाने में आसानी हो। इसके बाद क्या आता है, सलाइवा में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसे क्या कहते हैं, सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं। ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जो हमने पढ़ा है कि वो स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है, बस यही लिखा है। इसके बाद क्या आता है, फूड जो होता है उसके बाद वो स्टमक में ले जाया जाता है। स्टमक में वो किस चीज़ के थ्रू ले जाया जाएगा, ईसोफेगस के थ्रू ले जाया जाएगा।
यानी ईसोफेगस के थ्रू एक और इसमें मूवमेंट लिख रखी है कि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ले जाता है। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं है, वो बस कॉन्ट्रैक्शन होता है। ईसोफेगस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि वो फूड को आगे बढ़ा पाए। इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। इसके बाद डाइजेशन जो है वो हमारा स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर स्टमक में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है वो लिखा है। अब देखते हैं कि स्टमक में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी तक हमने क्या देखा? माउथ से स्टार्ट हुआ, ईसोफेगस से फूड जो है वो स्टमक में पहुंचा। अब हमें देखना है कि स्टमक में क्या क्या हो रहा है। स्टमक में सबसे पहले स्टमक की वॉल्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ये जानना हमारा ज़रूरी है। बेसिकली स्टमक की वॉल्स जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करती हैं। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों रिलीज़ करती हैं? ताकि वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर सके। वो एसिडिक मीडियम क्यों क्रिएट होता है? ताकि वो फूड का ब्रेक डाउन हो सके। इसी चीज़ को थ्योरी के फॉर्म में लिख रखा है। क्या है? स्टमक की वॉल्स में जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करती हैं, जिससे क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होती है पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली क्यों रिलीज होता है? ताकि वो स्टमक में जो है एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर सके। अब ये एसिडिक मीडियम की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज एक एंजाइम होती है जो तभी अच्छे से वर्क कर पाती है जब आसपास में एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है। सो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करती हैं ताकि एक एंजाइम में पेप्सिन वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देती है ताकि पेप्सिन अच्छे से वर्क कर पाए। इसके बाद हमारे स्टमक में जो है म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या होता है? वो बेसिकली इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि अब हमने स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर दिया। हमें ये तो पता ही है कि HCl का एक्चुअली में जो pH होता है वो काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो इसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमारे स्टमक में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। सो म्यूकस बेसिकली कुछ नहीं करता है, सिर्फ हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाता है। बेसिकली किससे बचाता है? HCl से बचाता है। सो ये म्यूकस प्रेजेंट होगा हमारे इनर वॉल ऑफ स्टमक। हमने देखा कि स्टमक में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले तो हमारे स्टमक की वॉल्स जो है वो HCl रिलीज़ करेंगी, इसीलिए हमने देखा होगा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी लोगों में। अब क्या होता है? जब हमारे स्टमक में HCl ज़रूरत से ज़्यादा क्रिएट हो जाता है या फिर ज़रूरत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, उसी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब हमने देखा कि हमारे स्टमक की वॉल से HCl रिलीज़ होता है। इस HCl को इसी HCl के रिलीज से बेसिकली हमारे स्टमक को बचाने के लिए उसमें म्यूकस भी प्रेजेंट होता है ताकि वो हमारे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बचा सके एंड उस मीडियम को थोड़ा लो कर पाए। इसके बाद अब हम अपने स्टमक में खाने का इंटेक तो कर लिया है, लेकिन अब इस खाने के इंटेक का एक्चुअली में बैक फ्लो नहीं हो सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल हमने खाने को इंटेक किया, स्टमक में आ गया फूड, लेकिन अब ये फूड का पीछे वापस फ्लो नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने फूड अंदर लिया, हम लेटे एंड खाना वापस ऊपर आ गया। ऐसा तो होता नहीं है बेसिकली, हमने देखा है। तो ये किस वजह से होता है? स्टमक में क्या होते हैं? स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पिंक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि फूड का जो इंटेक है वो बेसिकली फूड का आउटफ्लो ना हो जाए। जैसे हमने स्टमक में फूड का इंटेक किया, इसके बाद वो फूड वापस ईसोफेगस के थ्रू माउथ में ना पहुंच जाए, इसलिए ये स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पिंक्टर्स सिर्फ तभी ओपन करते हैं जब हमें फूड का इंटेक करना होता है, वरना फिर ये बंद रहते हैं। ये स्टमक के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे ताकि ये ईसोफेगस से फूड को अंदर ले सके, एंड हमारे स्टमक के नीचे भी प्रेजेंट होंगे ताकि जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को रिलीज़ करें तो वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ही रिलीज़ करें। लास्ट पॉइंट हो जाएगा कि हमारे स्टमक में स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, फिर चाहे वो मूवमेंट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो या फिर हमारा ईसोफेगस से स्टमक में हो। अब हमने देख लिया कि स्टमक में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। स्टमक में हमने फूड का थोड़ा बहुत डाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। अब स्टमक के बाद हमारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पार्शियल डाइजेशन हो जाता है। पार्शियल डाइजेशन किन किन चीज़ों का होता है ये जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। वो लॉन्गेस्ट होता है लेकिन वो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता क्योंकि वो लॉन्गेस्ट है। क्यों? तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक्चुअली में एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है, लेकिन वो एक्चुअली में इतना कॉइल्ड होता है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता कि वो इतना लॉन्ग है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ हाईली कॉइल्ड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज़ है वो डिफर करता है अलग अलग एनिमल्स में, क्योंकि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज डिफर करता है। एग्जाम्पल हमारे हर्बीवोर्स जो होते हैं इसमें इंटेस्टाइन जो होगा वो लॉन्ग प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें जो है सेल्यूलोज का डाइजेशन करना पड़ता है, एंड हमें सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए अगर हम हर्बीवोर्स को देखेंगे तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो बहुत लॉन्ग प्रेजेंट होगा। लेकिन वहीं अगर हम कार्निवोर्स की बात करते हैं, कार्निवोर्स में शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंपैरिजन टू हमारा हर्बीवोर्स छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें मीट डाइजेस्ट करनी होती है, एंड मीट जो होती है वो सेल्यूलोज से डाइजेस्ट करने में आसान होती है। इसीलिए हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हमारे कार्निवोर्स में जो है शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है, एंड हमारे हर्बीवोर्स जो होते हैं इसमें लॉन्गर इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या क्या है? मैंने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है इसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कुछ चीज़ों का। अब ये कंप्लीट डाइजेशन किन किन चीज़ों का होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इन तीन चीज़ों का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। अब ये फूड जो होता है स्टमक से आता है, ये बहुत एसिडिक होता है,
इसीलिए इसको अल्कलाइन बनाने के लिए एक्चुअली में पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होती हैं ये काम करती हैं। अब हमने देखा कि स्टमक में जो है HCl रिलीज हो रहा है, अब वो HCl वाला फूड जो है वही तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाएगा। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में उस एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाने के लिए पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होती हैं ये वर्क करती हैं। सबसे पहले हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूसेस प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बाइल जूस प्रेजेंट होता है। बाइल जूस किस पैक करता है, ये फैट्स पैक करता है। एंड फैट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक्चुअली में लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनका डाइजेशन करना जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारा बाइल जो होता है ये सॉल्ट्स का भी ब्रेक डाउन करता है। इसीलिए ताकि बाइल जूस हमारा जो है वो अच्छे से एक्ट कर पाए इन फैट ग्लोब्यूल्स पे, क्या होता है कि हमारा बाइल सॉल्ट जो होता है ये इन्हीं फैट्स का ब्रेक डाउन कर देता है। सो इस फैट्स के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है इसी का हमने स्मॉलर वंस में ब्रेक डाउन कर दिया है। एंड अब हमारा बाइल जूस जो है ये एक्चुअली में अच्छे से एफिशिएंटली उस पर वर्क कर पाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा बाइल जूस आता है। इसके बाद सेकंड जो आता है वो है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाज रिलीज करता है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली में ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन्स का डाइजेशन कर देता है। प्रोटीन्स एंड लाइपेज जो होते हैं ये इसका ब्रेक डाउन कर देता है। बेसिकली हमारा पैनक्रियाटिक जूस किन किन चीज़ों का डाइजेशन कर रहा है, बेसिकली हमारा ट्रिप्सिन जो कि एक पैनक्रियाटिक जूस है ये किसकी चीज़ का डाइजेशन कर रहा होगा, ये हमारे प्रोटीन्स का डाइजेशन कर रहा है, लाइपेज का डाइजेशन कर रहा है, एंड लास्ट में एमल्सिफाइड फैट्स का भी डाइजेशन कर रहा है। इसके बाद जैसे हमने देखा कि स्टमक की वॉल्स में जो है HCl प्रेजेंट होता है उस एसिडिक उस मीडियम को बेसिकली एसिडिक बनाने के लिए। एंड उसके वॉल्स में म्यूकस भी रिलीज होता है ताकि उस pH को वो मेंटेन कर पाए, बैलेंस कर पाए। वैसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टिनल जूसेस प्रेजेंट होते हैं। एंड इंटेस्टिनल जूसेस भी कन्वर्जन करते हैं कुछ कुछ चीज़ों का। किन किन चीज़ों का कर रहे होते हैं, प्रोटीन्स को बेसिकली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम भी किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। हमारे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे इनका कन्वर्जन भी ग्लूकोज में हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे फैट्स होंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होंगे ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये जानना ज़रूरी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किन किन चीज़ों का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन हमने किन किन चीज़ों का पढ़ा है, सबसे पहले हमने देखा कि प्रोटीन्स का हो जाएगा, फिर देखा है फैट्स का हो जाएगा, एंड देन देखा है कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं इसमें इंटेस्टाइनल जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, एंड फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। हमने देखा कि फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के किन किन चीज़ों को फॉलो करता है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है काफ़ी सारी चीज़ों का डाइजेशन हो रहा है। कुछ का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है एंड कुछ का पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। सो इस डाइजेशन के लिए हमें कुछ एब्जॉर्व करने के लिए भी तो चाहिए, कुछ सरफेस चाहिए ताकि वो एब्जॉर्व कर पाए। सो एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। एंड यही जो है ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ही स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। सिंस विलाई को फूड एब्जॉर्प्शन करना होता है सो इसमें ब्लड वेसल्स का जो है अच्छा नेटवर्क प्रेजेंट होना चाहिए। सो इसी तरीके से विलाई जो होता है उसमें ब्लड वेसल्स का अच्छा खासा सप्लाई होता है ताकि वो न्यूट्रिशन एंड इस सबको यूज़ कर सके बॉडी के रिपेयर फंक्शन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है हमारा, जो भी फूड बचा है हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। अब इसके बाद जो जो चीज़ें हमने एब्जॉर्ब नहीं करी हैं वो फर्दर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती हैं जहाँ पे इसकी वॉल्स जो होंगी ये इस फूड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है डाइजेशन खत्म हो चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के सिर्फ फर्दर उसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा होता है कि अगर कुछ भी थोड़ी बहुत चीज़ें भी बची हों तो वो वेस्ट में ना जाए। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन में एक बार लास्ट बार हम चेक कर लेते हैं कि सब चीज़ें एब्जॉर्ब हुई हैं या नहीं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो है एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से अब हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके जो भी चीज़ें बची थी हमने उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया। एंड इसके बाद बचा हुआ फूड जो है, बचा हुआ बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो यही पूरा होता है बेसिकली डाइजेशन का प्रोसेस जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है एंड हमारे एनस पे जाकर के एंड हो जाता है। ये पूरा एलिमेंट्री कनाल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस फॉलो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है एंड लास्ट में हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। हमने जो है फोटोसिंथेसिस के तीन बेसिकली स्टेप्स देखे थे। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले हमने एब्जॉर्व किया था, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा था कन्वर्जन एंड लास्ट स्टेप हमारा था रिडक्शन। अब हमने देखा कि जो स्टेप्स थे ये साइमल्टेनियसली ऐसे नहीं हो रहे थे कि एक हुआ फिर दूसरा हो गया फिर तीसरा हो गया, इन स्टेप्स के बीच में ब्रेक भी हो सकता है। वैसे ही हमने जो फूड लिया है उस फूड का न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करा है, इस फूड को हम इमीडिएटली यूज़ कर लेते हैं क्या एनर्जी के फॉर्म में। जैसे हमने फूड लिया उसका डाइजेशन किया एंड इमीडिएटली उसे एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जैसे प्लांट्स के साथ हमने देखा कि फूड जो है वो जो स्टेप्स बेसिकली थे वो इमीडिएटली वन आफ्टर वन नहीं फॉलो हो रहे थे, वैसे ही ह्यूमन्स के साथ भी होता है। जो फूड हमने एब्जॉर्व किया है, जो न्यूट्रिशन हमने एब्जॉर्व किया है वो एक्चुअली में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। अब इस ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट होगी। सो बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे ही फूड से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कराएं वैसे ही हम उसे एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करने लगे। उस बेसिकली न्यूट्रिशन को हम एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर कर लेते हैं एंड जब भी उसकी ज़रूरत होती है उसे यूज़ कर लेते हैं। विद दिस जो है हमने अपना फर्स्ट लाइफ प्रोसेस तो कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस क्या था? न्यूट्रिशन था। न्यूट्रिशन में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया कि हमने क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो किए हैं, हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, किस चीज़ में क्या फॉलो होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा लाइफ प्रोसेस जो था वो था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? हमने ऑक्सीजन का इंटेक किया है एंड उस ऑक्सीजन को हम अपने लाइफ प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। पहले रेस्पिरेशन क्या होता है ये तो हमने देख ही लिया है कि हमने ऑक्सीजन का इंटेक करा है एंड उस ऑक्सीजन को हमने यूज़ करा है फूड एंड उस ऑक्सीजन को हमने यूज़ करा है अपनी बॉडी में एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब रेस्पिरेशन के एक्चुअली में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि बेसिकली ऑक्सीजन का यूज़ करता है। इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। समझने के लिए बेसिकली ऐसा समझ लो कि रेस्पिरेशन क्या है, हमने ऑक्सीजन का इंटेक करा है, उस ऑक्सीजन को हमने यूज़ करा है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस ऑक्सीजन को यूज़ करें हम अपने बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, बेसिकली हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए। इसके बाद रेस्पिरेशन के दो टाइप्स आ गए। फर्स्ट टाइप हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अब इसके बाद रेस्पिरेशन के बाद एक डायग्राम दे रखा है बेसिकली, इसे समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि एनर्जी स्टोरेज कैसे होती है हमारी बॉडी में। बेसिकली एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है? सो एनर्जी जो है वो हमारे एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी के बारे में हमने आई गेस 9th क्लास में पढ़ा होगा। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड हमारी एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर होती है। बेसिकली एटीपी क्या है? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस एंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी क्या है? एडीपी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एटीपी क्या है? ट्राइफॉस्फेट। इसमें सिर्फ डाई और ट्राई का डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं बेसिकली जो दे रखा है एनसीईआरटी में, इसमें क्या है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा हो गया C6H12O6। सो इसी को हमने ब्रेक डाउन कर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन कैसे होता है? ये पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड इसमें से एनर्जी रिलीज होगी। क्या देखा कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, का मॉलिक्यूल है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है एंड इसके बाद एनर्जी होती है किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में होती है। एंड ये फर्दर कैसे होता है? अब इसमें भी ना 3 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन और एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें बेसिकली 3 अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। कैसे होता है? अब हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने यीस्ट में देखा है। यीस्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो उसमें क्या हो रहा होता है? उसमें इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है बेसिकली मसल सेल्स में। इसका क्या मतलब है? जैसे हमने देखा होगा कि हम अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लेग्स में जो है वो क्रैम्प्स आने लगते हैं। क्रैम्प्स बेसिकली क्या होता है? मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? ये हमारे लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से होता है। वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखा क्यों होता है? वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। अब हमने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करी है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन की थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि हम इतना भाग रहे हैं उतना हम सांस नहीं ले पा रहे होते हैं। सो बेसिकली उस लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ही हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एंड उसी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से ही हमारे बॉडी में बेसिकली हमारे बॉडी में क्रैम्प्स आने लगते हैं। एंड यही हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल दे रखा है। क्या दे रखा है? मसल सेल्स में क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होगी। लैक्टिक एसिड क्या है? एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसके बाद थर्ड हमारा जो होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में फॉलो होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बेसिकली फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और एनर्जी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा है कि वो सेल में प्रेजेंट होता है। इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल।
माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ये किस में होगा? ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये 3 एग्जाम्पल कहाँ कहाँ फॉलो होते हैं ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला होता है हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ होता है? यीस्ट में होता है। सेकेंड हमारा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारा मसल सेल्स में होता है, जिसमें क्या क्या फॉर्मेशन हो जाता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद थर्ड हमारा जो होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंड इसमें क्या क्या हमारा रिलीज हो जाता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए ये हमने चीज़ें देखी हैं कि किस किस तरीके से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में किस किस तरीके से हम एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद अगर हम प्लांट्स की स्टोरी पे वापस जाएं तो हमने देखा कि प्लांट्स जो हैं उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस तो हमने देखा है कि वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा होता है। तो क्या ये सवाल नहीं आता दिमाग में कि प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो रहा है तो एब्सेंस ऑफ लाइट में क्या हो रहा होगा? यानी कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो एक्चुअली में रात में रेस्पिरेशन करते भी हैं या नहीं करते हैं? सो बेसिकली प्लांट्स जो होते हैं वो रात में रेस्पिरेशन तो कर रहे होते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते हैं। बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए तो हमें लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती ही है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए नहीं होती है। सो येस, प्लांट्स जो होते हैं वो रात में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते हैं। यही चीज़ लिखी है कि फोटोसिंथेसिस रात में रुक जाता है एंड हमारा सिर्फ रेस्पिरेशन कंटिन्यू होता है। एंड रात में जो होता है वो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आउटटेक करते हैं। बेसिकली ऐसे मान लो क्या होता है कि दिन में प्लांट्स जो होंगे वो ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक कर रहे होते हैं, इसीलिए दिन में हम प्लांट्स के पास बैठेंगे तो हमें बहुत फ्रेश सा फील होता है। लेकिन ऐसा एडवाइस किया जाता है कि रात में जो है हमें प्लांट्स के आसपास घूमना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? बेसिकली ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रात में जो है प्लांट्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। बेसिकली इसीलिए हमने देखा है कि रात में प्लांट्स के आसपास बैठना एडवाइस नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात में जो है प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, जो ह्यूमंस के लिए एक्चुअली में एक हार्मफुल चीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। इसीलिए हमें रात में प्लांट्स के आसपास बैठना अलाउ नहीं किया जाता है, एडवाइस नहीं किया जाता। बेसिकली क्यों? क्योंकि रात में प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं। सो बेसिकली इस टॉपिक से हमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए। पहला क्वेश्चन था कि रात में प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो हमने देखा कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमने देखा कि वाई इज इट नॉट एडवाइज टू सिट अंडर अ ट्री एट नाइट। क्यों एडवाइस नहीं किया जाता है? क्योंकि रात में प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। अब हमने प्लांट्स की रेस्पिरेशन देख ली है कि प्लांट्स एक्चुअली में रेस्पायर कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हमें एक्वेटिक एनिमल्स की रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। एक्वेटिक एनिमल्स में एनसीईआरटी में हमें फ़िश के बारे में दे रखा है कि फ़िश एक्चुअली में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे करती है। सो ये बात हमें पता है कि फ़िश में जो है लंग्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, फिशेज़ में एक्चुअली गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। ये फिशेज़ की गिल्स होती हैं एंड इसी से वो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करती हैं। अब हमने अगर फिशेज़ को नोटिस करा होगा तो हम देखते हैं कि फिशेज़ जो है अपना मुँह बार बार ओपन एंड क्लोज करती रहती है। उससे क्या होता है? वो अपने माउथ के थ्रू ही वाटर को अंदर लेती हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो वाटर में ही डिजॉल्व होता है। फिशेस में जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। सो वो गिल्स के थ्रू ही ऑक्सीजन को ऑब्टेन करती हैं। अब हमने फिशेस में देखा होगा कि फिशेस जो है बार बार अपना माउथ जो है वो ओपन एंड क्लोज करती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो माउथ के थ्रू ही वाटर को अंदर लेती हैं एंड फिर उसी वाटर से वो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करती हैं। सो फिशेस जो है अपने माउथ के थ्रू वाटर को अंदर लेंगी एंड इसके बाद गिल से वो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करेंगी। ये पूरा डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि फिशेस जो है वो माउथ से वाटर को अंदर लेती हैं एंड गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को ऑब्टेन करती हैं। अब हमने ये भी देखा है कि फिशेस जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली माउथ को ओपन क्लोज करती रहती हैं, जैसे हम सांस लेते हैं। हमने ये नोटिस करा है कि फिशेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली माउथ को ओपन एंड क्लोज करती रहती हैं। इस समय क्या समझ में आता है कि फिशेस में एक्चुअली जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस बहुत हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब ऑब्वियसली एयर में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हम उस ऑक्सीजन को डायरेक्टली डिराइव कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर हम फिशेस की बात करते हैं तो उन्हें वाटर से ऑक्सीजन को डिराइव करना पड़ता है। इसीलिए हम ये देखेंगे कि एक्वेटिक एनिमल्स में जो है वो रेट ऑफ ब्रीथिंग हाई होता है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे एक्वेटिक एनिमल्स जो है इनका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से ज़्यादा होगा।
क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व जो होता है वो वाटर में कम होता है इन कंपैरिजन टू एयर। एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वहीं अगर हम वाटर की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होगा। एंड इसी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग हम देखेंगे तो वो हाई होता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो एज कम्पेयर टू एयर, सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज़ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये हम देखेंगे कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होंगे उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग टेरेस्ट्रियल एनिमल से ज़्यादा होगा। अब हमने एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन की बात कर लिया, अब हमें देखना है कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। सो ये हमें पता है कि ह्यूमंस जो हैं वो नोज के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इन थ्रू नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स मतलब नोज ही होता है बेसिकली। एंड हमारे नोज में जो है फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि बाहर से कोई भी अनवांटेड चीज़ हमारे लंग के पैसेज में ना आ जाए, इसीलिए उसमें फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि उस एयर को फिल्टर आउट कर देते हैं। एंड म्यूकस भी प्रेजेंट होता है ताकि कोई भी अनवांटेड चीज़ लंग के पैसेज में ना आए। तो इसीलिए हमारे नोज़ के हेयर भी एक्चुअली में इंपॉर्टेंट होते हैं सिंस वो फिल्टरेशन का काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर को अंदर लिया है। नॉस्ट्रल्स के बाद हमारी एयर जो है वो हमारे थ्रोट में जाएगी। थ्रोट में एक्चुअली क्या प्रेजेंट होते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि हमारा थ्रोट जो है वो बेसिकली कोलैप्स ना करे, इसीलिए उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या है? बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये रिंग रिंग की तरह, इसी को रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। ये हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है, इसे रिब्स बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होगा वो हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होगा एंड ये जो प्रेजेंट है इसको रिब्स कहते हैं। ये हमारे लंग्स के बाहर प्रेजेंट होता है एंड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है ये थ्रोट में प्रेजेंट होगा। इसके बाद क्या आता है? ये पैसेज जो है सबसे पहले नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमने अंदर लिया ऑक्सीजन को, इसके बाद नॉस्ट्रल्स के बाद वो हमारे थ्रोट में जाता है, थ्रोट के बाद वो फाइनली लंग में टर्मिनेट हो जाता है। तो ये बेसिकली पैसेज कैसे फॉलो होता है? सबसे पहले नॉस्ट्रल्स आती हैं, उसके बाद थ्रोट आता है, थ्रोट के बाद फाइनली वो जाकर के हमारे लंग्स में होता है एंड लंग्स के बाद लास्टली वो हमारे एल्वुलाई में टर्मिनेट कर जाता है। अब एल्वुलाई क्या होता है? एल्वुलाई बेसिकली क्या है? वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है एंड एल्वुलाई का काम क्या होता है? वो बेसिकली एक सरफेस प्रोवाइड कर देता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। कौन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए? अब हमें पता है कि हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं एंड CO2 रिलीज करते हैं। सो यही जो एक्सचेंज होता है ये एल्वुलाई में होता है। सो यही सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली एल्वुलाई क्या है? इट इज़ अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसी को एल्वुलाई बोलते हैं। यहाँ नोज़ के थ्रू अंदर आया, ये हमारा थ्रोट हो गया, थ्रोट के बाद ये लंग्स में आया एंड लंग्स के बाद फाइनली ये एल्वुलाई में टर्मिनेट हो गया, इसी को एल्वुलाई बोलते हैं। ये हम देख सकते हैं ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड ये क्या काम करता है? ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन एंड CO2 के एक्सचेंज के लिए। अब सिंस ये जो है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है, सो इसमें ब्लड वेसल्स का जो है वो बहुत अच्छा सप्लाई होता है। यही पॉइंट लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है तभी ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प कर पाता है। अब हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस देख लिया है कि पाथ कहाँ से शुरू होता है एंड कहाँ जाकर के एंड होता है। सो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले हम नोस्ट्रल्स से अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को या फिर गैस को। सबसे पहले रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? नोस्ट्रल से स्टार्ट होता है एंड कहाँ जाकर के फाइनली एंड होता है? एल्वुलाई पे एंड होता है। ये पूरा नेटवर्क जानना जरूरी है। जैसे हमने डाइजेशन का पढ़ा था कि वो माउथ से स्टार्ट होता है एंड एनस पे जाकर के खत्म होता है। ये रेस्पिरेशन जो है वो कैसे स्टार्ट होगा? वो नोज से स्टार्ट होगा एंड फाइनली जाकर के हमारे एल्वुलाई पे टर्मिनेट कर जाएगा। इसके बाद हमारे रेस्पिरेशन में एक और स्ट्रक्चर सा प्रेजेंट होता है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम क्या है? हमारे लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, बेसिकली इस टाइप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम डायाफ्राम बोलते हैं एंड डायाफ्राम एक्चुअली क्या करता है? ये बेसिकली मूव करता है। कैसे? जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं, तो डायाफ्राम की मूवमेंट किस तरीके से होती है ये जानना ज़रूरी है। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी रिब्स लिफ्ट होती हैं। ऑब्वियसली जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो हमारी रिब्स जो होंगी वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगी। सो डायाफ्राम जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा। कैसे होगा? ये रिब्स प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल, इसके नीचे डायाफ्राम है। डायाफ्राम का बेसिकली नॉर्मल पोजीशन कैसे होता है? वो इस तरीके से प्रेजेंट है। अब अगर हमने ब्रीथ इन करा है, ऑक्सीजन को अंदर लिया है, ब्रीथ इन करने के बाद क्या होगा? ये डायाफ्राम जो होगा ये फ्लैटन आउट हो जाएगा। सो ये बेसिकली इस तरीके से हो जाएगा एंड फिर जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो ये फिर से अपनी इसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। यही डायाफ्राम का मूवमेंट हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारा डायाफ्राम जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा एंड फिर जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो वो वापस अपने उसी शेप में पहुंच जाएगा। तो ये होता है बेसिकली हमारे डायाफ्राम का मूवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि ब्लड जो है
वो कार्बन डाइऑक्साइड लाता है रेस्ट ऑफ द बॉडी से। अब हमने देखा कि एल्वेलाई जो होता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। तो उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअली कैसे वर्क करती हैं वो लिखा हुआ है कि ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लाएगा रेस्ट ऑफ द बॉडी से, एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी से वो उसे कहाँ रिलीज़ करता है, उसे एल्वेलाई में रिलीज़ करता है। एंड इसके बाद वो एल्वेलाई से ऑक्सीजन को ले लेता है एंड उस ऑक्सीजन को फिर पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। सो इसी तरीके से एल्वेलाई जो होगा वो एक सरफेस प्रोवाइड करेगा इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। बेसिकली कैसे होता है, ब्लड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लाया पूरी बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड ला करके उसने एल्वेलाई को दिया एंड एल्वेलाई ने फिर क्या किया, उसे इन एक्सचेंज ऑक्सीजन दे दिया एंड वो ऑक्सीजन जो है अब हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। के बाद एनसीईआरटी में एक टर्म दे रखी है रेजिडुअल वॉल्यूम। इस रेजिडुअल वॉल्यूम को हमारा जानना जरूरी होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली जब हम एक्सेल करते हैं तो 100% हमारी लंग्स एकदम एम्प्टी नहीं हो जाती हैं, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत एयर रह ही जाता है। सो वो जो थोड़ा बहुत रिमेनिंग एयर रहता है ना हमारे लंग्स में, इसी को हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। रेजिडुअल मतलब क्या होता है, रिमेनिंग होता है। सो बेसिकली रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपिरेशन, यानी कि हम जितना भी एक्सेल कर लें थोड़ी बहुत एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट ही रहती है। तो वो जो थोड़ी बहुत हमारे लंग्स में एयर प्रेजेंट रहेगी आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन, उसी को हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है एंड ये हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होगा। सो बेसिकली ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब हमने रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ लिया है। अभी तक हमने कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ा कि चलो डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, हम न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्व करते हैं। इसके बाद हमने देख लिया रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, पूरा एक नेटवर्क है। सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसको अगर एक माइंड मैप के फॉर्म में समझेंगे तो समझना आसान होगा। सो बेसिकली ये क्या हो, तो बेसिकली हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसे हम इस तरीके से समझेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो हार्ट आ जाएगा। हार्ट के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है। इसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है वेसल्स। यही होता है नेटवर्क जो उस ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो हार्ट आ गया, हार्ट के बाद ब्लड है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो हार्ट आ जाता है, हार्ट के बाद जो सेकेंड चीज़ है ब्लड। ब्लड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ब्लड में प्लाज्मा एंड सेल्स प्रेजेंट होंगे। प्लाज्मा क्या होता है, बेसिकली एक फ्लूइड लिक्विड होता है, इसी को प्लाज्मा बोलते हैं। सेल्स में जो है फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले WBC आते हैं, उसके बाद RBC आते हैं एंड देन लास्ट में प्लेटलेट्स आता है। उसके बाद हम देखते हैं ये लास्ट जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में है वो है वेसल्स। अब वेसल्स जो होती हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमारी आर्टरीज आएंगी, देन सेकेंड हमारा वेन्स आता है एंड देन लास्ट होगा हमारा कैपिलरीज। ये बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप की हमारी ब्लड वेसल्स होती है। ये बेसिकली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा एक माइंड मैप है कि सबसे पहले क्या होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, सबसे पहले हार्ट आ जाएगा हमारा। हार्ट क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, हार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली हार्ट क्या होता है, ये एक हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं एंड और आगे आगे क्या क्या इसमें प्रोसेसेस फॉलो होते हैं ये हम आगे जा करके पढ़ेंगे। इसके बाद ब्लड क्या है, ब्लड में हमारी 2 चीज़ें प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है एंड सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आ गया RBC, WBC एंड देन लास्ट में होता है प्लेटलेट्स। इसके बाद वेसल्स आते हैं। वेसल्स क्या है, बेसिकली वो नेटवर्क है जो ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। एंड ये वेसल्स कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले आर्टरीज, फिर वेन्स एंड देन कैपिलरी। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली में ब्लड होता क्या है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। सबसे पहले ब्लड क्या होता है, ये एक फ्लूइड मीडियम है जिसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। WBC, RBC, प्लेटलेट्स सब जो होंगी ये इसी प्लाज्मा, ये जो फ्लूइड मेम्ब्रेन है इसमें ये सस्पेंडेड रहेंगे। ब्लड बेसिकली क्या है, ब्लड एक फ्लूइड मीडियम है जिसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड इसी प्लाज्मा में जो है सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं। सेल्स यानी कि WBC, RBC जो सेल्स हैं ये हमारे प्लाज्मा में ही सस्पेंडेड रहते हैं। सो सब्सटेंसेज लाइक सॉल्ट्स आर सस्पेंडेड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। सो ये हमें पता होगा कि हमारे ब्लड में ही जो है वो हमारा सॉल्ट सस्पेंडेड रहता है। अब हमने ये देख लिया कि ब्लड में ही सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब इस ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन तो चाहिए होगा ना, कुछ सिस्टम चाहिए होगा जिससे ये पूरी बॉडी में पहुंच जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जगह प्रेजेंट है एंड दूसरी जगह अपने आप ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सो इसके लिए हमें एक पंपिंग सिस्टम चाहिए होता है। सो पंपिंग सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, वो होता है हार्ट। बेसिकली ये पंपिंग ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में होता है हार्ट।
अब इसी हार्ट से हम ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि हार्ट क्या होता है। सो हार्ट बेसिकली क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है एंड इसका साइज क्या होता है? इट इज ऑलमोस्ट एज बिग एज आवर फिस्ट। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? ये लेफ्ट साइड में हमारे थोड़े प्रेजेंट होते हैं। चलिए लेफ्ट साइड में प्रेजेंट नहीं होता है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो ये जो टिल्ट हो रखा है ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट हो रखा होता है एंड इट इज ऑलमोस्ट एज द साइज ऑफ आवर फिस्ट। सो फिस्ट हमारी जितनी होगी उतना ही हमारा ऑलमोस्ट हार्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है कि हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। 4 चेम्बर्स होता है बेसिकली हार्ट में। जो चेम्बर्स होते हैं ना हार्ट के, ये अलग अलग एनिमल्स में, लिविंग बींग्स में डिफर करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में अलग नंबर ऑफ चेम्बर्स होंगे, टेरेस्ट्रियल में अलग नंबर ऑफ होंगे, तो ये डिफर करते हैं। सो बेसिकली ह्यूमंस में कितने चेम्बर का हार्ट होता है? ह्यूमंस में 4 चेम्बर का हार्ट होता है। अब सबसे पहले इस चेम्बर की ज़रूरत क्या होती है हमारे हार्ट में? अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में बेसिकली पहले जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होता है? कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ऑक्सीजन जो है वो तो तब आता है ना जब हम लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं पूरी बॉडी में। सो बेसिकली इन्हीं दोनों ब्लड को, कौन से ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इन दोनों को अलग अलग रखने के लिए हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है इसे लंग्स में आना पड़ता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके एंड हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको हमें हार्ट तक लाना होता है। सबसे पहले ब्लड एक्चुअली में कौन से चेम्बर में जाता है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड जो है वो एंटर करेगा। किस में एंटर करेगा? लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करेगा। अब ये वाला जो ब्लड होता है जो हमारे लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करता है, ये कौन सा ब्लड होता है? ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ब्लड है ये एक्चुअली में लंग्स से आ रहा होता है। इसका एक और डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, जैसे अगर हम समझेंगे, जैसे ये लेफ्ट आर्टरियम में बेसिकली जो ब्लड आ रहा है ये लंग्स से आ रहा होता है, इसीलिए ये ब्लड जो होगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके बाद क्या था? सबसे पहले लेफ्ट आर्टरियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। सो लेफ्ट आर्टरियम में जैसे ही ब्लड आएगा अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि वो ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाए। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसका ब्लड जो है वो कहाँ रिलीज़ हो जाएगा? वो लेफ्ट वेंट्रिकल में रिलीज़ हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में रिलीज़ होने के बाद एओर्टा के थ्रू अब ये ब्लड जो है ये हमारे बॉडी में रिलीज हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब ये एओर्टा के थ्रू ही हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बात क्या हो रहा होता है? जैसे ये डायग्राम हम देख रहे हैं, सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आया है। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद ये नीचे जाएगा, ये लेफ्ट हमारा वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो ये अयोटा के थ्रू कैसे जाएगा? बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है? बॉडी से जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? थ्रू वेना कावा। ये कहाँ जाएगा? ये राइट आर्टरियम में जाता है। ये कहाँ है प्रेजेंट? बेसिकली हमारा राइट आर्टरियम है। सो हमारे बॉडी में जो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से एंटर करेगा? वो वेना कावा के थ्रू हमारे राइट आर्टरियम में एंटर करेगा। राइट आर्टरियम फिर क्या होगा? फिर जब राइट आर्टरियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके बाद यही ब्लड जो है ये हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा एंड राइट वेंट्रिकल के बाद क्या होता है? राइट वेंट्रिकल के थ्रू फिर ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है। अब हमें पूरा नेटवर्क समझ में आ रहा है कि ब्लड कहाँ से एंटर करता है एंड कहाँ रिलीज आउट होता है। इसे समझने के लिए एक बार ये वाला डायग्राम देखना है। इसमें क्या दे रखा है? यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करेगा? लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करेगा। फिर जैसे ही लेफ्ट आर्टरियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा वही ब्लड जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू, ये अयोटा प्रेजेंट है, अयोटा के थ्रू यही ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा एंड फिर यही कार्बन रिच ब्लड जो है, कार्बन रिच ब्लड मतलब क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। सो यही वाला ब्लड जो है अब किसके थ्रू? ये वेना कावा के थ्रू हमारे राइट आर्टरियम में एंटर करता है। इसके बाद यही ब्लड कहाँ जाएगा? ये हमारे ऊपर वाला हमारा राइट आर्टरियम प्रेजेंट है एंड नीचे वाला राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट है। अब इसी राइट वेंट्रिकल से जो है फिर ये ब्लड हम अपने लंग्स को दे देते हैं, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया, ये ऑक्सीजन रिच कर देगा एंड फिर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। सो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस है कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। अब ये समझने के लिए अगर हम इस डायग्राम को अब देखेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ये हमारी अयोटा प्रेजेंट है ऊपर, ये जो खोल बंद हो रहे हैं ये क्या होते हैं? ये बेसिकली हमारे हार्ट के वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्व्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि ये बैक फ्लो को रोक सकें। जैसे हमारे राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर करा, अब इसमें प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्लैक फ्लो हो जाए। जैसे हमारे राइट वेंट्रिकल में उसने एंटर किया वो वापस राइट आर्टरियम में जा सकता है। ये ना हो इसीलिए हमारे हार्ट में ऐसे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली ओपन क्लोज कर रहे होते हैं। सो जब ब्लड को जाना होता है ये ओपन करेंगे एंड फिर जैसे ही ब्लड बाहर निकल जाएगा ये वापस क्लोज हो जाएंगे। सो बेसिकली कैसे होता है? सबसे पहले ब्लड ने यहाँ से एंटर किया,
उसके बाद इस वॉल्व में आया, ये वॉल्व कौन सी होती है, ये हमारी लेफ्ट आर्टरियम होती है। इसके बाद ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर इसी के थ्रू अयोटा के थ्रू वो हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। उसके बाद वापस वो हमारी बॉडी में कैसे आएगा, हमारे राइट आर्टरियम के थ्रू आएगा, एंड राइट आर्टरियम के बाद ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। इसके बाद ये ब्लड जो है हमारे लंग्स को भेज देते हैं, एंड लंग्स जो है फिर इस ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है, एंड फिर यही ब्लड हम अपनी पूरी बॉडी में सप्लाई आउट कर देते हैं। सो इस डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो हमें हार्ट का सर्कुलेशन समझ में आएगा कि किस तरीके से अलग अलग चेम्बर में ब्लड सप्लाई होता है। ये डायग्राम बेसिकली वही समझा रहा है। ये हमारा हार्ट प्रेजेंट है, ऊपर हमारे लंग की कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, एंड नीचे हमारी बॉडी से ये हमारा बेसिकली लंग्स से आया हुआ ब्लड है, एंड ये हमारा रेस्ट ऑफ द बॉडी से आया हुआ ब्लड है। यानी कि लंग्स से हमारा जो ब्लड आएगा वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, एंड हमारे बॉडी से जो आएगा इसमें CO2 प्रेजेंट होगा। इसी प्रोसेस को अगर हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ब्लड कहाँ से एंटर करता है एंड कहाँ रिलीज आउट होता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी एनिमल्स जहाँ प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से ही उनके हार्ट में डिफरेंट चेंबर्स होंगे। ह्यूमंस में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ह्यूमन में एक्चुअली एक और चीज़ होती है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब जो है वो हमारे हार्ट से 2 बार ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसी 2 बार वाले सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब वापस से हम सोचते हैं कि ह्यूमंस में जो है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, वैसे ही अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग नीड्स होती हैं, सो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चेम्बर के हार्ट प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हम एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो उसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं। फिशेस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं। एंड अगेन ये डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन है। सो बेसिकली हमें ये पता होना जरूरी है। बेसिकली NCERT के एग्जांपल्स दे रखे हैं कि फिशेस में जो है उनमें 2 चेम्बर का हार्ट प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में 4 चेम्बर का हार्ट प्रेजेंट होता है, एंड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर का हार्ट प्रेजेंट होता है। इसके बाद डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इन सम वर्टिब्रेट्स द ब्लड इज पम्प्ड ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। सो ब्लड जो है वो एक साइकिल में अगर 2 बार पंप होता है, इसी को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, एंड ह्यूमंस जो है ये डबल सर्कुलेशन को शो करते हैं। हमने सर्कुलेशन पढ़ लिया, डबल सर्कुलेशन पढ़ लिया, ये सब क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो एक्चुअली में बहुत प्रेशर से रिलीज़ होता है। प्रेशर से वो हमारे अयोटा से रिलीज़ होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेसिकली कि अयोटा में जो है सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। क्यों सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, क्योंकि अयोटा से ही बेसिकली पूरे हमारे बॉडी में वो ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर जो होगा वो हमारे अयोटा में प्रेजेंट होता है। अब हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया, हार्ट में कितने चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में किस तरीके की सर्कुलेशन होती है, ये पढ़ लिया। इसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 और इम्पॉर्टेंट हमने कॉम्पोनेंट्स देखे थे। वो 2 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स बेसिकली क्या थे, एक था हमारा ब्लड प्लेटलेट्स एंड एक था हमारा लिम्फ। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ब्लड प्लेटलेट बेसिकली क्या करते हैं, वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें चोट लग गई है, हमें ब्लीडिंग हो रही है एक्सेसिव, तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, उस ब्लीडिंग को जा करके रोकती हैं। तो बेसिकली ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ये क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। हमें कहीं चोट लग गई है, वहाँ ब्लीडिंग का काम हो रहा है, तो ब्लड प्लेटलेट्स कैसे प्रेजेंट होती हैं, ऐसे जा करके ये क्लॉट कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, उस जगह को जा करके ये क्लॉट कर देंगी, बंद कर देंगी। जैसे हम देखते हैं अगर हमें कहीं चोट लगती है तो कुछ देर बाद उसके ऊपर एक रेड कलर सा ऐसे कोटिंग सा हो जाता है, ताकि ब्लड जो है वो कॉन्टीन्यूसली फ्लो ना करता रहे। काम जो होता है ये ब्लड प्लेटलेट्स का ही होता है। सो जिस भी जगह हमें चोट लगी, फॉर एग्जांपल हमें हाथ में कहीं चोट वोट लग गई है, एंड वहाँ पे उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो ब्लड प्लेटलेट्स जा करके क्लॉटिंग का काम कर देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, लिम्फ होता है। लिम्फ बेसिकली क्या है, ये कलरलेस फ्लूइड है। लिम्फ बेसिकली क्या है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है, एंड इट हेल्प्स इन कैरिंग अनडाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन्स एंड ड्रेन्स दी एक्सेस। हमने ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया, वो क्या होती है, एंड इसके बाद हमने देख लिया कि फैट्स कैसे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक और चीज़ प्रेजेंट थी, जो था वेसल्स। वेसल्स कौन कौन सी प्रेजेंट थी, आर्टरीज प्रेजेंट थी, वेन्स प्रेजेंट थी, एंड कैपिलरीज प्रेजेंट थी। अब ये क्या होती है, तो अभी तक हमने देख लिया कि हार्ट में क्या होता है, 4 चेम्बर होते हैं, इसमें सर्कुलेशन एंड ये सब प्रोसेस क्या होता है। फिर हमने ब्लड को भी देख लिया कि ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमने 3 वेसल्स के बारे में पढ़ा था। ये वेसल्स एक्चुअली में क्या क्या होती हैं, सबसे पहले हमने आर्टरीज़ के बारे में पढ़ा। आर्टरीज़ क्या होती हैं, बेसिकली आर्टरीज़ ऐसा हम रिलेट कर सकते हैं, आर्टरीज़ में ए आ रहा है, ए का मतलब होता है अवे फ्रॉम हार्ट। सो आर्टरीज बेसिकली वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर कैरी करती हैं। अब हमने हार्ट का सर्कुलेशन पढ़ा, तो हार्ट से
बेसिकली हमारे ब्लड को दूर कौन सी वेसल ले जा रही थी, हम देखते हैं कि अयोटा जो है, हमने देखा कि अयोटा जो है वो बेसिकली जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे हार्ट से दूर ले जा रही है। तो अयोटा क्या है, बेसिकली ये एक आर्टरी है। आर्टरी है से रिलेट कर लेंगे, ए फॉर आर्टरी हो जाएगा एंड ए फॉर अवे हो जाएगा। तो बेसिकली आर्टरीज का मतलब क्या होता है कि दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। इसके बाद वेन्स क्या होती हैं, वेन्स क्या करती हैं, ये टूवर्ड हार्ट कैरी करती हैं। ये सब जो वेन्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये ब्लड को हार्ट में लाती हैं। इसके बाद लास्ट हमारा क्या होता है, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज क्या करती हैं, बेसिकली ये आर्टरीज एंड वेन्स को ज्वाइन करती हैं। सो हमने पढ़ लिया आपकी वेसल्स क्या क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं एंड कैपिलरीज होती हैं। अब इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि इनकी वॉल्स कैसी प्रेजेंट होंगी। जैसे ये ब्लड वेसल कोई प्रेजेंट है, अब इस ब्लड वेसल की वॉल कितनी थिक होगी या फिर कितनी थिन होगी ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे, आर्टरीज जो है ये अवे फ्रॉम हार्ट कैरी कर रही हैं ब्लड को। सो अब हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो वो बहुत प्रेशर से निकलता है, इसलिए आर्टरीज की वॉल जो होंगी ये बहुत थिक होंगी। क्यों, क्योंकि ब्लड जो है जब हार्ट से निकलता है तो उसका प्रेशर बहुत हाई होता है। लेकिन वही अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो ये टूवर्ड्स हार्ट कैरी करती हैं। सो इसकी इन कंपैरिजन टू आर्टरीज जो होंगी, वॉल्स जो होंगी वो थोड़ी थिन होंगी। एंड सबसे थिन वॉल्स जो होंगी ये कैपिलरीज की होंगी, क्योंकि इनका कोई ज़्यादा खास काम नहीं होता है, ये बेसिकली बस आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट करती हैं। हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरीके से समझ लिया है, उसमें हार्ट आ गया, उसके बाद हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया एंड देन लास्ट हमने वेसल्स को देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड जो होता है वो बहुत प्रेशर से फ्लो करता है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें जो पढ़ना है वो है ब्लड प्रेशर का, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर क्या है, बेसिकली इट इज़ नथिंग बट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वेसल्स, ऑन द वेन्स। ब्लड जो है हमारे वेसल्स पे जो भी प्रेशर अप्लाई करेगा उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। इसके बाद ब्लड प्रेशर जो होता है ये कौन से डिवाइस से मेजर किया जाता है ये हमारा जानना ज़रूरी है। इसके बाद ब्लड प्रेशर में हमें दो टर्म्स दे रखी है, एक है सिस्टोलिक एक है सिस्टोलिक प्रेशर, एक है डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो भी हमारे आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है, बेसिकली ब्लड जो हमारे आर्टरीज पे प्रेशर अप्लाई करती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, इसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो प्रेशर अप्लाई होगा उसे बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। एंड वहीं हमारा डायस्टोलिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इट इज़ द प्रेशर अप्लाइड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। बेसिकली हमारा डायस्टोलिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इट इज़ द प्रेशर अप्लाइड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। सो रिलैक्सेशन के टाइम पे जो भी हमारे आर्टरीज पे प्रेशर अप्लाई होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। एंड वहीं अगर हम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर का बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए ये डिवाइस यूज़ होता है, ये बेसिकली एक पंप टाइप का होता है। हमने ब्लड प्रेशर अगर मेजर करते हुए देखा होगा तो हमें पता होगा कि एक वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे ऐसे ऐसे दबा करके हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। बेसिकली ह्यूमन में कितना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो यूजुअली ह्यूमंस में इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा या कम है देन हमारे ब्लड में कोई प्रॉब्लम होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया है कि ब्लड क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस तरीके से वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है। इसके बाद लास्ट इसमें टॉपिक आता था ब्लड प्रेशर। इसके बाद हमें एक और हमने बेसिकली लाइफ प्रोसेस पढ़ा था, वो लाइफ प्रोसेस क्या था, न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, रेस्पिरेशन पढ़ लिया है। अब हमारे पास एक और लाइफ प्रोसेस था जो था एक्सक्रीशन। अब हमें एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है कि आखिरकार ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है। सो बेसिकली ये हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें किडनीज प्रेजेंट होंगी, बेसिकली किडनीज प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है एंड ये पूरा जो होगा ये हमारा बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। बेसिकली हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ये पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसके बाद हमारे किडनी जो होती हैं ये बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा जो बेसिक फंक्शन होता है, क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, बेसिक फंक्शन, इसी को ये परफॉर्म करता है हमारा किडनी। किडनी कहाँ लोकेटेड होती हैं, ये एब्डोमेन में लोकेटेड होती हैं। एंड किडनी अगर हम नोटिस करेंगे इस डायग्राम को तो हम ये देखेंगे कि हमारी राइट वाली किडनी जो है ये लेफ्ट किडनी से थोड़ा ऊपर प्रेजेंट होती है। ये डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर प्रेजेंट होता है, यहाँ की जो जगह है ये लिवर लेता है, इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी राइट किडनी जो है वो स्लाइटली थोड़ी ऊपर प्रेजेंट होती है बेसिकली इन कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी। इसके बाद हमारा यूरिन प्रोडक्शन जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जो बेसिक हमारा यूरिन का प्रोडक्शन होगा वो किडनीज़ में प्रेजेंट
प्रेजेंट होगा। किडनीज़ में भी हमारा बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होता है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, एंड यही इस फिल्ट्रेशन के काम को कैरी आउट करता है। सो द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर ब्लड। सो ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद हमारी बेसिकली किडनीज़ में क्या होता है, एक बेसिकली फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होती है। इस फिल्ट्रेशन यूनिट को हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये हर किडनी के पास होते हैं, एंड ये फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, एंड ये बेसिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होंगे हमारी किडनीज़ में फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अराउंड द ट्यूब। हमारे बेसिकली कुछ चीज़ें अगर हमारे बच भी जाती हैं तो वो कहाँ रीअब्सॉर्ब होती हैं, वो ट्यूब्स में रीअब्सॉर्ब होती हैं। से जब फ्लो हो रहा होता है तो ये अमीनो एसिड, सॉल्ट, ग्लूकोज ये जो होता है ये रीअब्सॉर्ब हो जाता है। सो बेसिकली नेफ्रॉन क्या होता है, ये पूरा हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन में बोमन्स कैप्सूल प्रेजेंट होती है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, ये हमारी ब्रांच ऑफ वेन होती हैं, ये कैपिलरीज से बेसिकली पूरा नेटवर्क प्रेजेंट होता है। इसके बाद एक कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है। ये बेसिकली किस तरीके से प्रेजेंट होता है, एक कैप्सूल काइंड ऑफ प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, एंड इसके अंदर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसमें हमारा अल्ट्रा फिल्टरेशन का काम हो रहा होता है। इस डायग्राम में जैसे अगर हम देखेंगे तो ये जो ग्लोमरस वाला पार्ट है इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा होता है। तो ये बेसिकली ये जो होता है हमारा, इसे कहते हैं बोमन्स कैप्सूल, एंड बोमन्स कैप्सूल के अंदर ये हमारा ग्लोमरस प्रेजेंट होता है, वो हाईली कोएड स्ट्रक्चर, एंड इसमें जो है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होता है। तो अब अगर हम ग्लोमरस के बाद वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यानी कि ग्लोमरस के बाद आएगी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। एंड इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक यू शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस यू शेप के स्ट्रक्चर को हेनलेज लूप बोलते हैं। हेनलेज लूप बोलें या फिर लूप ऑफ हेनले बोलें, एक ही चीज़ है। तो ये जो यू शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये हेनलेज लूप होता है। इसमें क्या प्रोसेस हो रहा होता है, बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम जो होगा वो तो ग्लोमरस में ही हो जाएगा। तो बेसिकली मोस्टली जो हमें चीज़ें फिल्टर आउट करनी होंगी वो ग्लोमरस में हो जाएंगी, लेकिन इसके बाद जो फिल्टरेट निकलेगा, यानी फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्टरेट बचेगा उसमें से भी एक बार रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। सो बेसिकली इस वाले पार्ट में जो है रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। एंड इस रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में ये 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, उसके बाद आता है हेनलेज लूप, एंड इसके बाद ये लास्ट जो ये ट्यूब सा पार्ट आता है इसको बोलते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। एंड डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद इनफैक्ट लास्ट जो पार्ट आता है इसे बोलते हैं कलेक्शन ट्यूब। कलेक्शन ट्यूब में क्या होता है, यहाँ बेसिकली यहाँ से पूरा फिल्टरेशन का प्रोसेस कैरी आउट होने के बाद जो यूरिन निकलता है वो बेसिकली कलेक्टिंग ट्यूब में जा कर के इकट्ठा हो जाता है। एंड ये बेसिकली एक किडनी में ऐसे हज़ारों नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। सो राइट किडनी वाला जो हमारा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होगा वो हम राइट यूरेटर को दे देते हैं, एंड जो लेफ्ट में बचता है वो लेफ्ट यूरेटर को दे देते हैं। ये किडनी प्रेजेंट है, ये राइट प्रेजेंट है, ये लेफ्ट प्रेजेंट है, तो राइट में जो भी नेफ्रॉन्स कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट करेंगे वो दे देंगे राइट यूरेटर को, एंड जो लेफ्ट कलेक्ट करेंगे वो दे देंगे लेफ्ट यूरेटर को, एंड इससे फाइनली जो आएगा वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। तो ये जो 2 पेयर्स ऑफ किडनी है इसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये नेफ्रॉन्स ही जो है ये बेसिकली फिल्टरेशन का काम करते हैं। अब अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ये बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट है जहाँ पे यूरिन का कलेक्शन होता है। ये हमारा कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि है बोमन्स कैप्सूल, इसके अंदर ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे ग्लोमरस बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से ये जो एक और कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसी में ये ट्यूबुलर पार्ट होता है। ट्यूबुलर पार्ट में 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, एक होती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड एक होती है डिस्टल ट्यूब्यूल। तो ये 2 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद कहाँ जाता है, इसके बाद जाता है ये एक यू शेप स्ट्रक्चर में। इस यू शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हेनलेज लूप बोलते हैं, जिसमें जिसमें रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। एंड रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो भी यूरिन का प्रोडक्शन होगा वो जाकर के इकट्ठा हो जाता है हमारे कलेक्टिंग डक्ट में। सो ये बेसिकली पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। बेसिकली अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे सो इसमें आर्टरीज, वेन्स, जो कैपिलरीज होती हैं इसका अच्छा खासा नेटवर्क प्रेजेंट होता है। हमने देख लिया है कि किस पार्ट में क्या क्या होता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलस आता है, उसके बाद हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आता है, फिर हेनलेज लूप आता है, देन डिस्टल ट्यूब आता है, एंड देन लास्ट में आती है कलेक्शन ट्यूब। तो होता है बेसिकली ह्यूमंस में एक्सक्रीशन का सिस्टम। ये पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बेसिकली किडनी में होता है मेन काम। किडनी में भी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ही हम यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं एंड फिर वही बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है।
अब हमने ह्यूमंस में तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस देख लिया है, अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है हमने ये तो देख लिया कि प्लांट्स जो हैं फूड कैसे डराइव करते हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस उन्होंने डराइव कर लिया। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, थ्रू स्टोमेटा उन्होंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लिया। सबसे पहले प्लांट्स के रेस्पिरेशन के पढ़ने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, दो तरीके से होता है। एक हमारा प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है, एक होता है जाइलम एंड एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है, जाइलम जो होता है ये मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम क्या करता है, ये मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। एंड वहीं अगर हम फ्लोएम को देखेंगे तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। फ्लोएम जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल बेसिकली वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। ये वाटर एंड मिनरल हमें कहाँ से मिलते हैं, रूट से मिलते हैं। रूट्स कहाँ से ऑब्टेन करती हैं, सॉइल से ऑब्टेन करती हैं। सो सॉइल से उसे जो भी मिलेगा ये वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये एक कॉन्टीन्यूअस सिस्टम बनाता है। लेकिन वही अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो ये कॉन्टीन्यूअस सिस्टम नहीं बनाता है। एंड बेसिकली फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ये जो भी फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा लीव्स में बनता है, लेकिन वो फूड जो है वो लीव्स से अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट में भी जाना होता है। सिर्फ लीव्स कोई ज़रूरत तो होती नहीं है खाने की, तो लीफ में जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बनता है यानी कि बेसिकली जो भी फूड बनता है वो लीव से बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। उसके बाद फ्लोएम जो होता है ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, बेसिकली कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है, यानी कि लोकेशन चेंज कर देता है। बेसिकली ऐसे समझ लो कि लीव्स में प्रेजेंट है फूड, सो वो लीव से बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट में भेजने के लिए ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस फॉलो होता है। इसके बाद मिनरल्स की बात करते हैं, सो इसमें भी एक वर्ड दे रखा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर। तो प्लांट्स में जो भी लॉस ऑफ वाटर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। हमने ये तो देख लिया कि ट्रांसपिरेशन से क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर होता है ये रिमूव हो जाता है। अब प्लांट जो है, जो वाटर प्लांट के लिए ज़रूरी है, जो वाटर की प्लांट को नीड है, वो लूज़ करेगा नहीं। यानी कि ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स में अगर एक्सक्रीशन करना होता है तो उसके लिए हम ट्रांसपिरेशन का यूज़ करते हैं। सो एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए हम ट्रांसपिरेशन का यूज़ करते हैं। सो प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। यानी कि अगर हमें वैसे ह्यूमंस में एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए यूरिन होती है, वैसे प्लांट्स में एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद मैनी प्लांट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। सेलुलर वैक्यूल्स में भी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स स्टोर्ड होते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि पत्ते जो हैं कुछ झड़ जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं, ये पत्ते क्या होते हैं एक्चुअली में, ये वो पत्ते होते हैं जिनको प्लांट्स की नीड नहीं होती है। यानी कि ये भी एक तरीके से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ही हैं। सो प्लांट्स जो हैं ये इन द फॉर्म ऑफ लीव्स जो गिर जाती हैं ये भी एक्सक्रीशन करते हैं। एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन रेजिन एंड गम्स। हमने प्लांट्स में देखा होगा कि चिपचिपा सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उससे रेजिन्स, गम्स ये सब जो प्रेजेंट होती हैं ये भी एक्सक्रीशन का ही बेसिकली एक पार्ट होती है। तो बेसिकली प्लांट्स में एक्सक्रीशन इस तरीके से होता है। इसके बाद एनसीईआरटी में एक लास्ट टॉपिक दे रखा है जो है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है, अब हमने देखा कि किडनी जो होती हैं ये हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है। एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं, अगर ये ब्लड को फिल्टर आउट नहीं करेंगी तो ब्लड जो है वो कॉन्टामिनेट हो जाएगा। इसीलिए कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें किडनीज जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ऐसे केसेस जिसमें एक किडनी ख़राब हो गई है उसमें क्या किया जाता है, इसमें हीमोडायलिसिस का प्रोसेस होता है। हीमोडायलिसिस बेसिकली क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी इज बेसिकली हीमोडायलिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी की तरह हम समझ सकते हैं। उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो बेसिकली हीमोडायलिसिस को समझने के लिए एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है। इसमें क्या है, ये बेसिकली इंसान लेटा है, इसकी वेन से हमने ये ट्यूब कनेक्ट करी है, इस ट्यूब से निकल करके इस बेसिकली स्ट्रक्चर में जाकर के हमारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है। सो ह्यूमन बॉडी से हमने सारा ब्लड निकाला, वो ब्लड स्ट्रक्चर में आ जाता है। इन स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें एक्चुअली डायलाइजिंग सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। डायलाइजिंग सोल्यूशन क्या काम करता है, ये फिल्टरेशन का काम करता है। सो इस फिल्ट्रेशन के काम के लिए फिर हम क्या करते हैं, इस बेसिकली जो ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं इसको हम दो जार से कनेक्ट कर देते हैं। एक में क्या होता है, फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है एंड दूसरे में होता है यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये जो ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं इसमें हम फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन ऐड करते रहते हैं ताकि ये कॉन्टामिनेट ना हो जाए। एंड जो एक्सेस बचता है, जो वेस्ट बचता है जिसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, वो दूसरे जार में निकलता जाता है। इस तरीके से ब्लड को बॉडी से निकाल करके उसे फिल्टर आउट कर देते हैं एंड फिर इसी ब्लड को एक ट्यूब के थ्रू वापस से ह्यूमन बॉडी में डाल देते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इससे जो है हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बचे होंगे एक्सक्रीशन के थ्रू, हमने वो तो निकाल दिए हैं,
लेकिन मैं नेफ्रॉन में देखा था कि उसमें सिर्फ अब्जॉर्प्शन नहीं बल्कि रीएब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस हो रहा होता है। अब वहीं अगर हम हीमोडायलिसिस की बात करते हैं यानी कि आर्टिफिशियल किडनी की बात करते हैं, तो उसमें ये रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तो हो नहीं सकता, बिकॉज ब्लड एक बार निकाला गया है, उसे हमने फ़िल्टर आउट करा, फिर उसे वापस हमने ह्यूमन बॉडी में डाल दिया है। सो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। हम ये कह सकते हैं कि हीमोडायलिसिस एक इफेक्टिव सोल्यूशन तो है। अगर हमारी किडनी इन केस ख़राब हो जाती है तो हीमोडायलिसिस इफेक्टिव सोल्यूशन तो है, लेकिन जितना इफेक्टिवली नेफ्रॉन्स काम करते हैं उतना इफेक्टिवली तो ये काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसमें रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। ये बेसिकली एनसीईआरटी का हमारा लास्ट टॉपिक था, हीमोडायलिसिस। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको समझने के लिए एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर करें, बिकॉज एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो इस चैप्टर को एक बार हमने यहाँ पढ़ लिया है, इसके बाद इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर करें, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, एंड देन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो समझने में मुश्किल हुई होगी, जैसे हमने हार्ट के बारे में पढ़ा कि कौन से चेंबर में जाता है, किस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, किस में डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये सब चीज़ें एक बार में याद नहीं होंगी, इसलिए इसे कॉन्टिन्यूसली बार बार रिपीटेशन में पढ़ते रहें तो ये हमें याद हो जाएंगी। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड थैंक यू।